तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन में है कि आपको ClF3 के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ClF3 पहले आप देखिए, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और हमें पता है कि फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो ये किस तरह से बॉन्ड बनाएगा? तो फ्लोरीन कुछ इस तरह से बनाएगा, और जो दो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऐसे हो जाएंगे। तो ये कैसी शेप है? ये आपको टी शेप दिख रही है और इसके पास दो लोन पेयर है। तो बताइए कौन सा सही है? इट हैज टी शेप ज्योमेट्री, तो बिल्कुल सही है। विद 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर तो नहीं है, 2 लोन पेयर है। फिर इसने बोला इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स ऑन क्लोरीन एटम, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको बताना है, देखिए इधर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और आपको बताना है इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा। तो पहला है आपका प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स, फिर आपका कोबाल्ट, और इस तरह से ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं ऑप्शन नंबर ए में आ जाती हूँ 14 के। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो किस तरह से अरेंज हो सकता है? देखिए एक तो इस तरह से अरेंज हो सकता है कि जो आपके अमोनिया वाले मॉलिक्यूल है अपोजिट डायरेक्शन में हो और क्लोरीन आपका ऐसे अपोजिट एक दूसरे के, या फिर ऐसे हो सकता है कि अमोनिया एक तरफ, क्लोरीन एक तरफ। तो इनको क्या बोलते हैं? ऊपर वाली ज्योमेट्री कौन सी है? ऊपर वाली ज्योमेट्री है आपकी ट्रांस, और नीचे वाली कैसी है? नीचे वाली आपकी सिस। तो जब इस तरह के आइसोमर्स होते हैं तो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? तो जब इस तरह के आइसोमर्स होते हैं तो आपका आइसोमेरिज्म होता है ज्योमेट्रिकल। कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? ज्योमेट्रिकल। तो ए का मेरा है थर्ड। ए थर्ड, देखिए 2 ऑप्शन में है, एक तो ऑप्शन नंबर 3 और एक ऑप्शन नंबर 4। बी का, तो ए का थर्ड तो कंफर्म है, बी का फर्स्ट भी कंफर्म रहेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में बी का फर्स्ट है। तो बी का इसने बोला ऑप्टिकल, तो यस, क्योंकि बी वाले केस में जो CO इन है ये किस टाइप का होगा? ये होगा MAA3 टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स होगा। और सिंस ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इनमें क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स जो हैं अपने क्या देते हैं? लोन पेयर देते हैं। किसको? कोबाल्ट को। तो ये कैसा है? इन क्या है? इन को बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और ये कैसे होता है? ऐसे देखिए, कोबाल्ट इन इस तरह से, और यस, अगर आप देखें तो ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, और मिरर इमेज जब एक दूसरे को, तो उनको क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। तो ये कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसा शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बी का तो 1 है, मैंने बोला भी है बी का 1 है दोनों ऑप्शन में। अब चलते हैं सी पे। सी है मेरा कोबाल्ट है, अमोनिया है, NO2। यहाँ पे जो NO2 है सी वाले ऑप्शन में, जो NO2 है देखिए ये कैसा है? ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। ये जो सेंट्रल मेटल आयन है नाइट्रोजन से भी कनेक्ट हो सकता है इस तरह से, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन से भी हो सकता है, और ऑक्सीजन से भी लिंक हो सकता है, ठीक है। सिंस ये 2 तरह से लिंक हो सकता है तो इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ? इसमें आपका होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें कैसा होगा? लिंकेज। आपने पढ़ा भी है होगा कि जब एक से ज्यादा साइट्स प्रेजेंट हो तो उसमें कौन सा होता है? लिंकेज।
तो सी का कौन सा हो गया, लिंक इसका है 4, सी का 4। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है, डी का मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। डी में देखिए यहाँ पे क्रोमियम है और फिर H2 होल 6 है Cl3। तो ये जो क्लोरीन है, जो इसमें क्लोरीन है ये अंदर आ सकता है और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर आ सकता है। जैसे CrH2O होल 5, एक Cl अंदर आ जाएगा, जब एक Cl अंदर आ जाएगा तो H2O एक बाहर चला जाएगा, तो एक क्या बनेगा CrH2O होल 5 Cl और बाहर हो गया H2O Cl2। तो अगर इस तरह से हो तो उसको कैसा आइसोमेरिज्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा, सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें एक्स एंड वाई है, आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें क्लोरीन का नंबर कितना है। तो जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ और डार्क और कोल्ड, डार्क यानी अंधेरे में कराते हैं और ये सब क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडे में कराते हैं, तो क्या बनता है। तो इस वाले केस में बनता है आपका 3Cl2, यहाँ पे है एनहाइड्राइड AlCl3 और डार्क में कराएंगे और कोल्ड, मतलब इसको आपको इस मिक्सचर को गर्म नहीं करना है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये क्लोरीन सारे जितने भी आपके कार्बन एटम है उन पे अटैच हो जाएगा। फिर ऑप्शन, तो ये आपका क्या है एक्स। फिर ऑप्शन नंबर बी में इसी बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, इस बार यूवी लाइट ले ली, इस बार ऊपर है 6Cl2, इस बार यूवी लाइट ले ली और 500 केल्विन टेम्परेचर भी लिया, टेम्परेचर भी अच्छा खासा ले लिया, वाई बना। तो इस वाले केस में भी जो वाई होगा वो वाई ऐसे बनेगा कि क्लोरीन सारे जितने भी कार्बन एटम्स हैं उस पे अटैच हो जाएगा। तो एक्स वाले केस में भी 6 क्लोरीन है और वाई वाले केस में भी 6 क्लोरीन है, 6 एंड 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से। ये है कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है जब कोई एटम अपने से ही अटैच होकर क्या हो, लॉन्ग चेन में, क्योंकि कार्बन चेन ही पढ़ते हैं मैक्सिमम तो कार्बन ही आता है दिमाग में ज्यादातर। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई एटम अपने से ही कनेक्ट होके लॉन्ग चेन बनाए या फिर ब्रांच चेन बनाए या फिर रिंग की फॉर्म में अगर वो बना दे अपने से ही क्या करके, रिएक्ट करके, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कार्बन की होती ही है ना। तो इसमें बोला फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी भी शो करते हैं, तो यस ये शो करते हैं। देखो ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले फॉस्फोरस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं, सबसे पहले फॉस्फोरस पे आ जाते हैं। तो फॉस्फोरस का तो हमको पता है कि फॉस्फोरस आपकी जो ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 की बात करें तो फॉस्फोरस की सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, ये लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में भी होता है, लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में भी होता है और प्लस रिंग्स की फॉर्म में भी होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। देखिए, एक तो जो पी सिंगल बॉन्ड पी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये एन सिंगल बॉन्ड एन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका साइज छोटा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन है वो ज्यादा होता है। इसका साइज क्या है, एक तो साइज बड़ा है, ऊपर से इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम होता है और जिसकी वजह से जो सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर सिर्फ नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात करें तो वीक होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे P4 है, इसको हम व्हाइट फॉस्फोरस कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फॉस्फोरस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है और किसमें, सिर्फ ग्रुप 15 की बात करें तो उसमें। बाकी है आगे आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या करता है,
आर्सेनिक की बात करें तो इसमें जो कैटिनेशन है वो लिमिटेड होता है, इसमें जो कैटिनेशन है वो लिमिटेड होता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि आर्सेनिक का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, लार्ज साइज के हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो AS सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ये चेन तो बनाते हैं लेकिन स्मॉल चेन बनाते हैं, ठीक है। फिर एंटीमनी की बात करी इसने, एंटीमनी की बात करी, एंटीमनी क्या होते हैं, SB, इसमें भी लिमिटेड ही कैटिनेशन होता है, ठीक है। और ये चेन के बजाय क्लस्टर कंपाउंड ज्यादा बनाता है। कौन सा, एंटीमनी क्या बनाता है, ये ज्यादा क्लस्टर कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि SB4 हो गया आपका, SB8 हो गया, रिंग्स बनाता है। लॉन्ग चेन ये कम बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, करेक्ट है। फॉस्फोरस की तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी होती है ग्रुप 15 में। आर्सेनिक और एंटीमनी की भी होती है लेकिन लिमिटेड होती है, और एंटीमनी तो क्या बनाता है, ज्यादातर क्लस्टर बनाता है या फिर रिंग्स में होता है। अब आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है कि PC2H5 and AsC6H5 form d-pi bond with transition metals, is it true? तो यस, ये भी ट्रू है। देखिए इनके पास लोन पेयर तो यहाँ है ही दोनों के पास। ये क्या करते हैं कि जो आपका ट्रांजिशन मेटल है उसके डी ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी सकते हैं, और इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। तो ये डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, किससे, ट्रांजिशन मेटल से। तो ये भी एकदम करेक्ट है। थर्ड है नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो नहीं, देखिए ना तो नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है ना ही ऑक्सीजन के पास, तो ये कैसे बना सकते हैं, ये पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 है नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। तो ये तो बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही अपने साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो जिसके पास देखिए डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो उसमें तो पी पाई बॉन्ड ही बनाएगा नाइट्रोजन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि एक सर्टेन टेम्परेचर है T, उसमें 500 जूल जो आपकी हीट है वो एब्जॉर्ब हुई। तो इसका मतलब जो आपका पॉजिटिव साइन आएगा, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही तो पॉजिटिव होती है और रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन आते हैं, तो प्लस 500 जूल, यस। फिर है बाय द सिस्टम एंड वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम, और वर्क सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव में होगा तो -200 जूल। तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है। तो डेल यू क्या होता है, Q प्लस W, ठीक है। Q मेरा है 500, W है मेरा -200, तो कितना हुआ 300 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक कंपाउंड P है, ठीक है, C3H8O, ये रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है 2,4-DNP से, और ये फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। तो अगर फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ठीक है। ऑन ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, ये जो P है वो क्या देगा आपको, एरोमेटिक प्रोडक्ट Q, जो क्या फर्दर क्या करता है, इफरवेंसेस प्रोड्यूस करता है अगर उसको एक्वस NaHCO3 से क्या करे, ट्रीट करे। तो आपको P और Q बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसने दे दिया फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता तो CHO ग्रुप तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में अब कॉम्पिटिशन है, तो P तो यही है, ठीक है, दोनों में सेम है, तो P तो मेरा यही है, 18 में यही P है। ठीक है जी। अब देखिए, तो इसने बोला है 2,4-DNP के साथ क्या करता है ये, और रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है। तो 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-DNP मेरा होता है ये, देखिए ये मेरा 2,4-DNP है, यहाँ पे NH और ये NH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पूरा 2,4
डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम ये है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव होगा और ये इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, -H2O निकलेगा और आपको मिलेगा ये। यहाँ पे नाइट्रोजन बचेगा, फिर HN, फिर ये NO2, ये N। यही क्या है, यही क्या है आपका रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट, यही है, यही आपका रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट है। अब इसने बोला है कि ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन अगर आप क्रोमिक एसिड के साथ करते, क्रोमिक एसिड क्या होता है, H2CrO4। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, COH ग्रुप में एक्सचेंज हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ड्रास्टिक कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। यही मेरा क्या है, Q, इसने बोला है Q। अब इस Q की रिएक्शन जब NaHCO3 से कराते हैं तो इफरवेंसेस निकलती हैं, तो क्या क्या बनता है, देखिए, एक तो आपका ये बन जाएगा COONA, ठीक है, और आपका बनेगा H2O और एक बनेगा CO2। तो इस CO2 की वजह से इफरवेंसेस होती है, ठीक है। तो Q आपका ये है, PA है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही जाएगा, PA है और QA है, राइट। अब देखिए, ये तो देखो हमने पूरा क्वेश्चन किया है। आपको सपोज 2,4-DNP की रिएक्शन नहीं पता तो आप सीधा इसी से भी कर सकते हैं कि P की रिएक्शन क्रोमिक एसिड से ड्रास्टिक कंडीशन पे करेंगे तो ये बन जाएगा। P तो मेरा कंफर्म था ही, यही है। फिर इफरवेंसेस दे देगा NaHCO3 के साथ, तो CO2 के साथ CO2 निकलेगी, उसके साथ इफरवेंसेस होगा। तो अगर आपको ये सब चीजें भी नहीं पता तो भी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आपको इसका बताना है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं, तो देखिए कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही ऐसी है जो लॉन्गेस्ट है। अब देखिए जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है वो मिनिमम डिस्टेंस पे कहाँ से होंगे, देखिए यहाँ से मिलेगा 1 2 3 3 पे मिथाइल है। अगर मैं इधर से करूँ तो 1 2 3 3 पे इथाइल है, तो 3 ऐसा मेरा नंबर है जिसपे मिथाइल भी है इथाइल भी। तो प्रेफरेंस किसे देंगे, तो IUPAC के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस उसको मिलेगी जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो E अल्फाबेटिकली पहले आता है रेदर देन M। तो एक तरफ तो इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो E पहले आता है ना और M बाद में आता है, तो E वाले की तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। यहां से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारे 7 नंबर की कार्बन चेन है, तो इसको बोलेंगे 7 वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टेन, ठीक है। अब आपके सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, देखिए 3 पोजीशन पे आपका इथाइल और 5 पोजीशन पे आपका मिथाइल, बस इसको लिख लो। ये हो जाएगा 3 इथाइल और फिर 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका नाम होगा। तो देखिए कौन सा है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए, ये रिएक्शन सीक्वेंस है, आपको एक्स और वाई, एक्स एंड जेड बताना है, वाई नहीं, एक्स एंड जेड बताना है। जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करेंगे तो एक तो आपका CH3 CH2 CH2 Cl यानी OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, Cl आ जाएगा और आपको X मिलेगा और HCl मिलेगा, ठीक है। तो ये X क्या है, तो जब PCl5 की रिएक्शन करते हैं तो एक तो ये मिलता है ये और यहाँ पे मिलता है आपका POCl3, तो आपका X क्या है, POCl3। तो 2 ऑप्शन में है, 1 और 2 में POCl3, ये तो नहीं है, ठीक है। फिर है एल्कोहलिक KOH से अगर आप रिएक्शन करोगे तो आपको पता है एल्कोहलिक KOH से जब रिएक्शन करते हैं तो आपका HCl रिमूव होता है, तो यहाँ से HCl रिमूव होगा और आपको क्या मिल जाएगा, वाई एल्केन। तो मैं X लिख देती हूँ, X है मेरा POCl3, Y है मेरा एल्केन। एल्केन क्या होगा, CH3 CH और यहाँ पे होगा आपका डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये मेरी एल्कीन बनी। अब इसमें बोला है कि इसकी रिएक्शन करो आप Y की HBr से और प्रेजेंस किसकी है C6H5CO का होल ट्वाइस O2।
तो ये तो परऑक्साइड हो गया। और परऑक्साइड जब होता है तो जो आपका ब्रोमाइड आयन है वो कहाँ पे अटैच होगा, वो जो आपका CH2 है उस पे अटैच होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा CH3, और यहाँ पे बीच वाले पे आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव अटैच होगा, यहाँ होगा CH2, ये CH2, ये Br, ऐसे मिलेगा। ये किस केस में होता है, परऑक्साइड के केस में होता है। अगर परऑक्साइड ना हो, सिर्फ HBr हो, तो ये जो ब्रोमीन है ये आपका CH से अटैच होगा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो CH2 से अटैच होगा, क्योंकि जब इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल होता है ना प्राइमरी से, तो नॉर्मल जो मैकेनिज्म होगी वो तो ऐसे होगी। लेकिन परऑक्साइड के केस में मैकेनिज्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आपका जो ब्रोमाइड आयन है वो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैच होगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। और यही क्या है, आपका जेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 में जा रहा है ये सब चीजें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। 21 देखिए, जब 1 डेसीमीटर क्यूब of CO2 gas is passed over hot coke, the volume of gaseous mixture after complete reaction at STP becomes 1.4 डेसीमीटर क्यूब। जब CO2 की रिएक्शन कराते हैं हॉट कोक के साथ तो आपको क्या मिलेगा, 2C। ये गैस है, ये सॉलिड होगा, और ये भी गैस। द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर एट STP इज, गैसियस मिक्सचर का आपको कंपोजिशन बताना है, CO और CO2 बताना है कितना कितना है, और आपका शुरुआत में कितना आपका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर, यानी शुरुआत में 1 लीटर है क्या, CO2। तो शुरुआत में 1 लीटर है जब तक कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, एट T इक्वल टू 0। एट T इक्वल टू 2 आफ्टर सम टाइम रिएक्शन होगी तो CO2 कुछ घटेगा। ठीक है जी, अगर ये X घटा तो ये कितना बचा, 2x, यहाँ पे कितना बनेगा 2x। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा आफ्टर टाइम T, टोटल वॉल्यूम आफ्टर टाइम T क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, 1 माइनस एक्स प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। सिंस गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और सॉलिड का बहुत कम होता है, तो हम इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और ऊपर से इसका कोई डेटा भी प्रोवाइड नहीं है। तो आफ्टर टाइम T टोटल वॉल्यूम होगा। इसने बोला है कि टोटल वॉल्यूम, इसने तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है 1.4 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1.4 लीटर। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1.4 माइनस 1 यानी कि 0.4। तो इसने बताया STP पे दोनों गैस के वॉल्यूम कितने कितने हैं। तो CO2 का कितना होगा, CO2 का होगा 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 CO2 का, और CO कितना होगा 2x यानी कि 2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.8। तो CO2 0.6 है और CO 0.8 है। CO2 मेरा है 0.6, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, CO2 0.6 है और CO है मेरा 0.8, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। अब 22 देखिए, द करेक्ट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, 1 एंड 3 रेस्पेक्टिवली आर। देखिए पहले मैं आपको नॉर्मली करके बताती हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और इसको चाहिए 8। ठीक है, चाहता कितना है ये 8 पे, तो 1 2 3 4 5 6, और एक इसके साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया 7 8, तो इसके 8 पूरे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें फॉर्मल चार्ज कितना होना चाहिए 0। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो फर्स्ट वाले पे कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कंप्लीट है तो बोलोगे 0, लेकिन नहीं, देखो उसके आउटर मोस्ट में कितना हो चाहिए 1 2 3 4 5, एक गायब भी तो है यहाँ से, तो इसका 8 कंप्लीट हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको रिमूव करेगा, तो इसकी वजह से इस पे आएगा +1। ठीक है, अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे आपको ध्यान देना है बस, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर मोस्ट में 6, ठीक है, फिर एक यहाँ से लिया और 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके तो पूरे हो गए। लेकिन कैसे पूरे हुए, इसने अपने आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन उनको तो यूज ही नहीं किया कहीं भी। ठीक है, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया था वो यूज करके बैठा है ये, तो इस पे कितना आएगा -1, इस तरह से आप कर सकते हैं।
चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूले से बता दूंगी। देखिए आप देखिए कि इनके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने ये यूज कर रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 2 ये रहे 4, और 2 इसने और यूज कर लिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, और डबल बॉन्ड बना लिया। तो इसके 8 पूरे हो गए, इसको लेने देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज हुआ है 0। फिर फर्स्ट वाले पे आइए, कितने होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट में? 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5। और अभी देखो 5 तो ये हो गए, और इसने बॉन्ड बनाया, उसके साथ क्या हो गया? 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इसका एक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो अनयूज रह गया, तो वो एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए ये उसको रिमूव कर देगा, तो +1 चार्ज आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो +1 आ जाता है। इसमें देखिए 2 2 4 2 6, इसके तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह गए, इसको तो जरूरत ही नहीं पड़ी उनकी, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से, उससे उसी से इसने बॉन्ड बना दिया। तो इसने -1 एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड बना लिया इसने, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब आपको फिर भी अगर दिक्कत होती है तो एक फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का, ये होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम minus total number of non-bonding electrons, जो लोन पेयर्स है ना उनको काउंट करेंगे, -1/2 of total number of bonding या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसको पुट कर दो। देखो पहले वाले केस में पुट करेंगे हम, सेकंड वाले जो सेकंड मार्क है इस पे पुट करेंगे, तो इसका फॉर्मल चार्ज कैसे रहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 से होते हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे? 1 2 3 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ ऑफ कितने इसने बॉन्ड बनाए, तो इसने टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4, ठीक है, 2 2 जा 4, ये हो गया 6 -4 -2, या फिर 6 - 6 = 0। तो आपका जो कार्बन 2 मार्क है उसका फॉर्मल चार्ज हुआ 0। अब जो कार्बन 1 मार्क है उस पे देखिए, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, लोन पेयर कितना है? 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा 6 -2 -3, तो इसमें क्या आएगा? 1। तो फर्स्ट वाले पे कितना चार्ज है? +1। थर्ड वाले पे देखिए फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस फिर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, ये भी 6 ही है, फिर है -1/2, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 2 1, ये हो जाएगा 6 -6 -1, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। यानी कि आपके थर्ड कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना हुआ? -1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें? ये है आपका 2 1 3 में पूछा ना, 2 1 3, तो मेरा है 0 1 -1, क्या है? 0 1 -1। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। एक तरफ आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, और आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बतानी है, राइट। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला होता है, यूनिट के लिए, के की यूनिट के लिए फॉर्मूला होता है मोल 1 - n लीटर n-1 टाइम इनवर्स। इसमें आप n की वैल्यू रख दो और अपना k की यूनिट निकाल लो। तो अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या होगी? 0, तो k की यूनिट क्या आएगी? मोल 1 लीटर, 0 है तो लीटर इनवर्स, और टाइम इनवर्स, ये हो जाएगा मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। टाइम अगर मेरा सेकंड है तो इसमें सेकंड रख लो, तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, तो ए का क्या हुआ? 4 हुआ, ठीक है जी। बी है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 - 1 0, 1 - 1 0, सिर्फ टाइम इनवर्स आएगा। फर्स्ट के लिए आएगा सेकंड इनवर्स, तो फर्स्ट का मेरा आएगा सेकंड इनवर्स। तो बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड, ए का फोर्थ। ऑप्शन नंबर और ए और बी में कॉम्पिटिशन चल रहा है। आप थर्ड देखो, सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या रखो? आप 2 रखो, तो मोल 1 - 2
लीटर 2 - 1 सेकेंड इनवर्स लिख लेती हूँ उसको डायरेक्ट, क्योंकि सब सेकेंड में ही। ये हो जाएगा मोल की पावर -1 लीटर 1 सेकेंड इनवर्स। तो कहाँ जाएगा मोल की पावर -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ए का कौन सा जाएगा आपका फर्स्ट, सी का आपका जाएगा फर्स्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जा रहा है और डी का आपका सेकंड चला जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, तो आप नॉर्मली क्या देखिए, नॉर्मली क्या होता है, रेट होता है k इंटू ए की पावर n। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो k की यूनिट क्या होगी, रेट अपॉन ए की पावर n। रेट क्या होता है मेरा, रेट की तो मुझे पता है, रेट तो मेरा होता है अगर रिएक्टेंट की टर्म्स है तो dr/dt, यानी कि मोल पर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड, ये होता है ना, ठीक है। तो रेट तो क्या हो जाएगा मेरा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये मेरा रेट की यूनिट हुई। अब ए की डाल दो, ए की पावर अगर 0 है, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन तो ये होगी, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर 1 आ जाएगा। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन की क्या यूनिट होती है, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें तो रेट ए की पावर 1, तो रेट का तो होता है फिक्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ए की क्या होगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इससे कैंसिल हो गया, सेकेंड इनवर्स बच जाएगा। फिर के रेट ए की पावर 2, ये क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय, ये होगा मोल पर लीटर का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर बचेगा, ऊपर जाके क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, k इंटू रेट की पावर, रेट अपॉन ए की पावर 3। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर क्यूब। तो इससे इसकी एक चली जाएगी पावर, तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके, मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए, ठीक है। और अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है n-1 वाला तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए। अगर याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तो ये रहा फॉर्मूला याद है तो ऐसे कर लीजिए। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो इतना तो सबको पता होता है कि रेट इज इक्वल टू होता है k इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं रेट कॉन्स्टेंट की। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में जाइए। आपको मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है कम से ज्यादा जाते हुए। तो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम का मतलब है कि जो आपका एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता है, ठीक है। थोड़ी सी आप एनर्जी दोगे वो एकदम रिमूव कर देगा। तो आपको पता है इनमें तो सोडियम सबसे जल्दी रिमूव करेगा, क्योंकि वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन लूज करके। फिर देखिए आपको ये पता है पीरियोडिक टेबल में, फिर आगे आता है यहाँ पे सोडियम, बेरियम के बाद बेरिलियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, इस तरह से आता है। तो जब मैं अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इसका मतलब मेरा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सोडियम का सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, इस तरह से इनका ऑर्डर चलेगा। लेकिन मेरे कौन कौन से हैं, सोडियम है, फिर मैग्नीशियम भी है, सोडियम है मेरे पास, मैग्नीशियम है, फिर मेरे पास है फॉस्फोरस, और फिर मेरे पास है सिलिकॉन, और फिर मेरे पास है बेरिलियम। ये है इनमें देखो, तो इन चारों का ऑर्डर तो यही है नीचे वालों का, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आपका आ गया सिलिकॉन और फॉस्फोरस। ये तो कंफर्म है। पहले तो इनसे ही देखो कि सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी का आपका ऑर्डर है, और मेटेलिक कैरेक्टर का ये होगा, ठीक है। ये मेटेलिक कैरेक्टर का सोडियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, और फिर आपका फॉस्फोरस। तो फर्स्ट वाला तो नहीं है,
फिर थर्ड वाले में देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन और फिर फॉस्फोरस। थर्ड वाला है। अब मुझे बेरिलियम की पोजीशन पता करनी पड़ेगी। बेरिलियम कहाँ होगा, देखो अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में देखो किसका मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती, यानी कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, यानी कि डाउन द ग्रुप जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। यानी बेरियम और मैग्नीशियम में अगर बात करें तो मैग्नीशियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा किससे, बेरियम से। तो बेरियम कहाँ आपका फिट बैठेगा, ये बैठेगा यहाँ पे, मैग्नीशियम के बाद बेरियम आएगा इस तरह से। तो बस देखो किस में जा रहा है, मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, इसने क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले किसका होगा, सबसे कम किसका, फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन। ऐसे कर सकती हूँ मैं, फॉस्फोरस फिर सिलिकॉन फिर बेरियम फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। ये जहाँ पे है वही आपका सही आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका करेक्ट होगा।